क्या आ जाती है, 21 साल के बाद रिप्रोडक्टिव एज हो जाती है, जिसमें कि जो मैन है वो जो पहले लड़के रेस लगाते थे कि हमारी धार वहां तक पहुंचेगी, उसकी क्या हो गई, धार कमजोर हो गई। किसकी वजह से, बीपीएच की वजह से। यूरिन तो उतना ही बनेगा ना, चाहे तुम निकालो चाहे मत निकालो। जो पेनिस का टिप है वहां से उसको इंसर्ट कर रहे हैं, उसको डाल रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा नर्सिंग क्लासेस। आज का टॉपिक है हमारा बीपीएच। ज़्यादातर सब लोग क्या पढ़ाते हैं, एपीएच, पीपीएच, पर आज का हमारा टॉपिक क्या है, बीपीएच। बीपीएच की फुल फॉर्म क्या है, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेसिया। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि इस टॉपिक का जो नाम है उसके अंदर क्या चीज़ है। ठीक है, उसके नाम को पहले समझते हैं, फिर टॉपिक को समझते हैं। टॉपिक के क्या डेफिनेशन है, क्या कारण है, ठीक है, क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या ट्रीटमेंट होता है, वो सारी चीज़ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं, सबसे पहले नाम आता है बेनाइन। ठीक है, बेनाइन का क्या मतलब होता है, सबसे पहले होती है ट्यूमर। ठीक है, ट्यूमर क्या होता है सबको पता है, बोल देते हैं भाई इसको ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गया। ठीक है, तो वही चीज़ है। ट्यूमर का क्या मतलब है, किसी भी नई ग्रोथ होना। क्या हो गया, न्यू ग्रोथ होना, या फिर हम इसको बोल देते हैं न्यूप्लाजिया। क्या बोल देंगे, न्यूप्लाजिया। इसका क्या मतलब है, ट्यूमर, कहीं पे भी, कहीं के भी ऑर्गन की सेल्स का ग्रोथ हो जाना, वो क्या कहलाता है, ट्यूमर। ट्यूमर को ही हम कैंसर बोलते हैं। बड़ी फॉर्म में क्या हो जाएगा, जब एक सेल से ये कितनी सारी सेल्स बन जाएंगी इसमें पूरे एरिया में, तो ये क्या हो गया, हमारा ट्यूमर बन गया। अब ये जो ट्यूमर है वो दो टाइप्स का होता है। दो टाइप्स का कैसे, एक होता है बेनाइन, एक होता है मैलिग्नेंट। अब ये दो टाइप्स का क्यों है, बेनाइन का मतलब होता है किसी भी एक ऑर्गन में हो जाना और एक कैप्सूल के अंदर हो जाना। ठीक है, कोई भी, मान लो ये हमारी सेल है, ठीक है, ये सेल्स है हमारी। ठीक, सेल के बाद क्या बनता है, टिश्यू। सेल से मिलकर क्या बनता है, टिश्यू। अब हमारी जो सेल्स की न्यू ग्रोथ है वो एक टिश्यू में हो रही है, इस टिश्यू में हो रही है मान लो। ठीक है, इतने एरिया में हुई, तो ये एरिया में होगी, तो ये एक कैप्सूल के अंदर है। कोई भी कैप्सूल क्या है, कोई भी मेम्ब्रेन, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर हो रही है। एक स्ट्रक्चर के अंदर ग्रोथ होना क्या कहलाएगा, बेनाइन ट्यूमर। ठीक, और मैलिग्नेंट किसको बोलते हैं, ये हमारी सेल है। ठीक है, सेल्स हैं बहुत सारी, सेल से मिलकर क्या बना, टिश्यू। टिश्यू के अंदर यहाँ पे हो गई। ठीक है, ये क्या हो गया, ट्यूमर। अब ये जो है, ये इसकी ग्रोथ यहाँ भी हो रही है, ये यहाँ भी हो रही है, यहाँ भी हो रही है, ये किसी और ऑर्गन में भी जाके हो रही है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे भी फैल जाना, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये होता है प्रॉपर मैलिग्नेंट। ठीक है, हमारा जो दो टाइप्स का है ट्यूमर, बेनाइन और मैलिग्नेंट। बेनाइन क्या है, शॉर्ट फॉर्म, जो कि इनोसेंट है, काइंड है और हार्मलेस है, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। वो सिर्फ एक कैप्सुलेटेड एरिया में ही ग्रोथ करता है और वहीं के वहीं रुक जाता है, तो उसको तो हम बोल रहे हैं बेनाइन। ठीक, मैलिग्नेंट कैसा होता है, एक जगह होने के बाद वो पूरे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स में फैल जाता है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, मैलिग्नेंट। ठीक, तो सबसे पहले हमारा जो नाम आया वो यहीं से आ गया, बेनाइन। बेनाइन क्या है, एक ट्यूमर है। ठीक, पर क्या है, शॉर्ट वाला है, जिसमें कि ग्रोथ एक कैप्सूल के अंदर होती है, बाहर कहीं फैलती नहीं है। अब आ जाते हैं प्रोस्टेटिक। कहाँ पर है, प्रोस्टेट में। प्रोस्टेट कहाँ पर होता है, मेल के अंदर। ठीक, तो प्रोस्टेटिक का क्या मतलब है, प्रोस्टेट। प्रोस्टेट क्या है, मेल में पाई जाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड होती है जहाँ से सेमाइनल फ्लूइड, ये हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, ये हमने पढ़ी थी किसमें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, किसका क्या फंक्शन है। यहाँ पर ये क्या करती है, अपने जो हार्मोन्स हैं, ठीक है, उनको रिलीज करती है, किसमें, सीमन में। वो सीमन हमारे कहाँ बनते हैं, इसमें टेस्टीज में। टेस्टीज में बनने के बाद एपिडिडाइमस में स्टोर होते हैं। स्टोर होने के बाद ये हमारी वास डिफरेंसेस है, इसके होते हुए कहाँ आते हैं, यहाँ पर प्रोस्टेट में। इसके साथ किसका, सेमाइनल फ्लूइड, सेमाइनल वेसिकल का फ्लूइड इसके साथ मिक्स हो जाता है, तो ये यहाँ पर स्पर्म प्लस सेमाइनल फ्लूइड मिलके क्या बन जाता है, हमारा सीमन। ठीक है,
सीमन के अंदर हमारे क्या प्रोस्टेट ग्लैंड के भी हार्मोन्स या फिर फ्लूइड रिलीज होते हैं, वो क्या करते हैं स्पर्म्स को मोटाइल बनाते हैं, ठीक है, मूव करने लायक बनाते हैं। कौन? प्रोस्टेट के जो फ्लूइड्स होते हैं वो। ठीक, अब समझ में आया? ये हो गई हमारी प्रोस्टेट। इसमें क्या हो जाएगा? हाइपरट्रोफी या फिर हाइपरप्लेसिया। हाइपरट्रोफी का मतलब होता है जो एक सेल्स है हमारी बॉडी सेल्स से मिलकर बनी है, ठीक है, तो ये सेल्स क्या करती हैं? ग्रोथ होती है धीरे धीरे। ठीक, अब ऐसा तो नहीं है जब हम छोटे थे तब हमारी सेल्स छोटी थी, जब हमारे अंदर धीरे 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 ग्रोथ हुई तो हमारी सेल्स भी तो बड़ी हुई ना। तो इसी तरीके से हमारी सेल्स में एक ग्रोथ होती है जो एक स्टेज पे जाके मैच्योर हो जाती है और वो ग्रोथ रुक जाती है। पर हाइपरट्रॉफी की कंडीशन में क्या होती है? इस सेल का साइज जो है वो एबनॉर्मल बढ़ जाता है। होना चाहिए इस साइज का, लेकिन ये क्या बढ़ गई है? एबनॉर्मल साइज हो गई है, इंक्रीज्ड साइज। किसका? सेल का साइज बढ़ जाना, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपरट्रॉफी। हाइपरप्लेसिया किसको बोलते हैं? जैसे एक सेल है, नॉर्मली हमारी एक सेल किस में डिवाइड होती है? 2 सेल्स में, ठीक है। जो हमारी ग्रोथ है, एक तो हमारी सेल्स का साइज बढ़ता है, दूसरा हमारी जो सेल्स हैं वो भी तो डिवाइड होती हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, है ना, इस तरीके से। पर लेकिन हाइपरप्लेसिया में क्या होगा? ये जो सेल्स हैं वो 1 से 2 ना होकर कितनी? 1 से 4 हो जाएंगी, 4 से कितनी हो जाएंगी? 200 सेल्स हो जाएंगी। तो ये क्या है? इंक्रीज्ड नंबर ऑफ सेल्स। इसमें सेल का नंबर बढ़ रहा है और इसमें सेल का साइज बढ़ रहा है, तो दोनों की वजह से, ठीक है, प्रोस्टेट कैसी हो गई है? बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेसिया। इसमें क्या हो गई है? प्रोस्टेट में जो चेंजेस आ रहे हैं किसकी वजह से? एक तो साइज की बढ़े होने से, जो सेल्स का साइज है वो इंक्रीज हो रहा है, प्लस सेल्स के नंबर्स भी बढ़ रहे हैं, तो जो इसकी ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये तो डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। जो हमारी ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है, ये वाली, ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या हो जाती है? एनलार्जमेंट हो जाती है, बड़ी हो जाती है। अभी हमने पढ़ा बड़ी क्यों होगी? विद हाइपरट्रॉफी। इसमें क्या हो रहा है? जो सेल्स हैं उनका साइज बढ़ रहा है, एबनॉर्मल साइज के क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। एंड हाइपरप्लेसिया, और साइज की जगह क्या क्या हो रहा है? नंबर्स भी बढ़ रहे हैं, सेल्स का नंबर बढ़ जाना और साइज, सेल्स की साइज में इंक्रीज हो जाना, उसकी वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या हो जाना? एनलार्जमेंट हो जाना। मतलब जो प्रोस्टेट ग्लैंड उसका जो नॉर्मल साइज था उससे बड़ा हो जाना। रिजल्ट इन अ नैरोइंग ऑफ यूरेथ्रल ल्यूमन। जो यूरेथ्रा है, जहाँ से ये पाइप, ये क्या है? यूरेथ्रा, जहाँ से यूरिन पास होता है, इसका जो ल्यूमन है, इसका जो ल्यूमन है जहाँ से ये निकल रहा है, जहाँ से यूरिन पास हो रहा है, विच कॉज ऑब्स्ट्रक्शन इन यूरिनरी फ्लो। उसमें क्या आ जाएगा? रुकावट आ जाएगी, ठीक है। रुकावट कैसे आ जाएगी? अब मान लो ये है हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक। अब यहाँ पे इसका साइज भी बढ़ गया, सेल्स भी बढ़ रही हैं, ठीक। धीरे 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 ये क्या करेगा? पहले तो इतना था, ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल नैरो हो जाएगा। इसका जो ल्यूमन है, इसकी जो पाइप है वो क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। दोनों तरफ से क्या हो गया? साइज क्या हो रही है? भर गई है, बुरी तरीके से ग्रोथ हो गई है इसकी प्रोस्टेट ग्लैंड की। तो जो यूरिन है वो पास होने में दिक्कत होगी, क्योंकि इसका जो ल्यूमन है वो छोटा हो गया, नैरो हो गया है। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आएगी? यहाँ तो ब्लैडर हमारा फिल है, लेकिन वो पास नहीं हो पा रहा है, दिक्कत आ रही है। क्यों आ रही है दिक्कत? कि प्रोस्टेट ग्लैंड क्या हो गई है? एनलार्ज हो गई है, बड़ी हो गई है, ठीक। अब ये देखिए, ये हमारी नॉर्मल प्रोस्टेट, ये वाला हमारा क्या है? प्रोस्टेट एरिया है, ठीक। ये हमारा यूरेथ्रा है जो नॉर्मली जा रहा है। अब ये है हमारी एबनॉर्मल, इसका साइज क्या है? बड़ा हुआ। देखिए आप, इसका शॉर्ट है और इसका बड़ा हुआ साइज है, ठीक है, जिसकी वजह से जो यूरेथ्रा का साइज है वो नैरो हो जाता है, ठीक। अब कि किस कारणों से ऐसा होता है? बहुत सारे रीजंस है। पहला रीजन है अननोन, मतलब ऐसा रीज़न है जो हमें पता ही नहीं है, किसी भी रीज़न से ये हो सकता है। दूसरा आ जाते हैं BPH, शॉर्ट फॉर्म है इसकी BPH, अकर आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज।
ऐसा देखा गया है, कई थ्योरीज में भी माना गया है कि ये जो बीमारी है, ये जो बीपीएच है, ये जो डिसीज कंडीशन है, वो 50 साल के बाद देखी जाती है। अब वो 50 साल के बाद क्यों देखी जाती है वो हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी में देखेंगे। अब क्या बोल रहा है, हाई प्रोटीन इंटेक, जो लोग ज़्यादा प्रोटीन मात्रा में लेते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि भाई नॉर्मल इंसान अपना कार्बोहाइड्रेट भी लेता है, प्रोटीन भी लेता है, फैट्स भी लेता है, लेकिन कोई ज़्यादा हाई इंटेक कर लेता है तो उसकी वजह से भी क्या हो जाती है, बीपीएच की कंडीशन हो जाती है। अब इसमें ये बोल रहा है ड्यू टू डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एक हार्मोन होता है जिसकी वजह से जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसकी ग्रोथ 1000 गुना ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, यही हार्मोन है जिसको हम शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं, डीएसटी। इसकी वजह से जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो एनलार्ज हो जाती है और बीपीएच की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम पैथोफिजियोलॉजी में देखते हैं। अब आ जाते हैं जोन ऑफ प्रोस्टेट, कि प्रोस्टेट के कितने जोन होते हैं, कितने एरिया होते हैं। तो प्रोस्टेट ग्लैंड के हमारे 3 एरिया होते हैं। ठीक है, तो 3 एरिया कैसे, ये मान लीजिए ये है हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक, अब इसका जो ये साइड वाला पार्ट है, ये जो यूरेथ्रा के जस्ट पास में है, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है हमारा, सेंट्रल जोन। और इसका जो ये साइड वाला है पेरिफेरी, ठीक है, पेरिफेरी मतलब होता है चारों तरफ, तो ये क्या है, प्रोस्टेट के चारों तरफ, इसको हमने बोल दिया पेरिफेरी। ठीक, ये कौन सा हो गया, पेरिफेरी। अब जो बीच का पोर्शन बचा ये वाला, ये क्या हो गया हमारा, ट्रांजिशनल। दोनों साइड बीच वाला पोर्शन क्या हो गया हमारा, ट्रांजिशनल। तो वही बोल रहा है, एक है हमारी सेंट्रल जोन जो बिल्कुल यूरेथ्रा के जस्ट पास में है, उस वाले एरिया को हमने क्या बोल दिया, सेंट्रल जोन। सेकेंड है ट्रांजिशनल जो कि बीच में है, पेरिफेर और सेंट्रल के बीच में, वहीं पे मेनली बीपीएच होता है। बीपीएच होने के लिए हो सकता है वो किसी में भी, सेंट्रल जोन में भी, ट्रांजिशनल में भी और पेरिफेरी में भी हो सकता है, तीनों में ही, लेकिन होता है जो जनरली होता है वो कहाँ होता है, ट्रांजिशनल जोन में होता है। ठीक, अब नेक्स्ट आ जाते हैं पेरिफेरी जोन में, क्या होता है, प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है। इसी कंडीशन में नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन क्या जाएगी, प्रोस्टेट कैंसर हो जाएगा। कैसे, अभी तो ये बिनाइन कंडीशन में है, मतलब एक कैप्सूल के अंदर है, कैप्सुलेटेड के अंदर है, पर अगर ये बेनाइन की जगह मैलिग्नेंट हो जाएगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, प्रोस्टेट कैंसर में चेंज हो जाएगा। ठीक, तो देखिए वही सेम चीज़ है, ये नॉर्मल हमारी प्रोस्टेट है और ये हमारी क्या हो रही है, प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट हो रहा है इस तरीके से। तो ये जो यूरेथ्रा है इसका जो ल्यूमन है वो छोटा हो रहा है, यहाँ से यूरिन क्या है, बहुत स्लो पास हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि उसका जो पाइप है वो ही छोटा हो गया ना। अब आ जाते हैं पैथोफिजियोलॉजी, कि भाई ऐसा होता है तो क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारी टेस्टीज है, ठीक है, टेस्टीज क्या है, जहाँ पर स्पर्म्स बनते हैं, ये क्या है हमारी टेस्टीज है। ठीक, यहाँ पर स्पर्म्स बनते हैं, टेस्टीज में स्पर्म्स बनते हैं, ठीक है, और वहीं से क्या निकलता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टिस का क्या फंक्शन है, टेस्टिस के 2 फंक्शन है, एक तो वो स्पर्म्स को बनाता है, ठीक है, और दूसरा टेस्टोस्टेरोन को निकालता है। ये है टेस्टिस के फंक्शन। तो सबसे पहले उसने क्या, टेस्टिस से क्या निकला, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकला। ठीक, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ जाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड के पास जाएगा। ठीक, कहाँ से निकला, टेस्टिस से, टेस्टिस से निकलने के बाद कहाँ जाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड के पास। अब प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है, ये मान लो ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, शॉर्ट में बना देते हैं, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड दोनों तरफ। ठीक, अब टेस्टिस से हमारा क्या हो गया, टेस्ट्रोजन निकल गया, टेस्ट्रोजन कहाँ आया, प्रोस्टेट ग्लैंड के पास। अब प्रोस्टेट ग्लैंड के पास क्या है, इसके अंदर भी तो सेल्स है ना, सेल से ही मिलकर बना है प्रोस्टेट ग्लैंड भी। अब ये सेल्स हैं, अब इनके पास क्या है, एंड बाइंड विद एंड्रोजन रिसेप्टर प्रोटीन। इसके ऊपर क्या बैठी हुई है, ये प्रोटीन बैठी हुई है, एंड्रोजन रिसेप्टर प्रोटीन। ठीक, ये प्रोटीन है इसके ऊपर,
इससे आके क्या करेगा, जो टेस्टोस्टेरोन आ रहा है वो इससे आके क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा, इससे आके मिल जाएगा। ठीक। कॉज नॉर्मल ग्रोथ ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, ये दोनों मिलकर क्या करवाएंगे, उसकी प्रोस्टेट ग्लैंड की जो सेल्स हैं उनकी ग्रोथ करवाते हैं। समझ में आया। जो टेस्टिस है, ठीक है, टेस्टिस से हमारा क्या निकला, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकला। वो हार्मोन कहाँ गया, प्रोस्टेट ग्लैंड के पास। प्रोस्टेट ग्लैंड की जो सेल्स है उनके पास क्या पाया जाता है, एंड्रोजन रिसेप्टर प्रोटीन। अब ये इसके ऊपर क्या हुआ, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ने उसके साथ काम किया और ये सब क्या करेगा, ये मिलके क्या बनाएगा, जो प्रोस्टेट की सेल्स हैं उनकी ग्रोथ करवाएगा। ठीक है। अब ये ग्रोथ है वो कहाँ कब तक होगी, 18 से 21 साल तक ग्रोथ हो रही है। ठीक है। किस में, प्रोस्टेट ग्लैंड में। जो प्रोस्टेट ग्लैंड की सेल्स हैं उनकी ग्रोथ हो रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इन ओल्ड एज। अब यहाँ तक क्या था कि भाई 21 साल तक जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन था वो किस में लगा हुआ है, इसकी प्रोस्टेट ग्लैंड की जो सेल्स हैं उनकी ग्रोथ में। ठीक। अब इसके बाद आ जाती है रिप्रोडक्टिव एज। भाई इस किस साल के बाद क्या आ जाती है, रिप्रोडक्टिव एज। रिप्रोडक्टिव एज में क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या काम है, टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस करवाने का। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या, स्पर्म्स का फॉर्मेशन करवाना। ठीक है। क्या करवाएगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्पर्म्स का फॉर्मेशन कराएगा। तो 15 से 45 साल के बीच में, 15 से 45 साल के बीच में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो किस में लग जाएगा, स्पर्म्स बनाने में। ठीक। तो यहाँ की ग्रोथ में कोई वो नहीं हुआ क्योंकि हार्मोन्स तो निकल रहा है। ठीक है। अब वो कहाँ इंक्लूड हो गया, स्पर्म्स को बनाने में लग गया। अब सेम एज आ जाती है कि ओल्ड एज में। अब 50 साल के बाद, ठीक है, 15 से 45 साल के बीच में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन था वो किस में लगा हुआ था, स्पर्म्स बनाने में, क्योंकि उसकी रिप्रोडक्टिव एज चल रही थी। अब ओल्ड एज में भाई उसको जो करना था उसने तो कर लिया रिप्रोडक्टिव एज में। ठीक है। स्पर्म्स बना लिए, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस भी हो गया। अब बुढ़ापे में आके धीरे 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 भाई उसकी जो क्वालिटी है वो कम हो गई। ठीक। अब क्या होता है, जब ओल्ड एज में जब इंसान ओल्ड हो जाता है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है निकल तो उतना ही रहा है बॉडी से। जो टेस्टिस हैं वहाँ से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकल तो उतना ही रहा है, लेकिन अब स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, उतना नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अब उतना निकल नहीं रहा है तो इतना फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है स्पर्म्स का। तो वो टेस्टोस्टेरोन हमारी ब्लड में ज़्यादा हो गया। ठीक है। ये समझिए, टेस्टिस से तो वो निकल ही रहा है ना, अब उसका यूज़ स्पर्म्स बनाने में नहीं हो रहा है, वो अलग बात है। तो अगर स्पर्म्स बनाने में काम नहीं आ रहा है तो जो उसका लेवल है वो ब्लड में क्या हो गया, बढ़ गया। ये ब्लड है, इसमें क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि टेस्टिस तो उतना ही हार्मोन्स बना रही है। अब ओल्ड एज में क्या होगा, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है, वो क्या निकालती है, 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम। एक एंजाइम है, उसका क्या नाम है, 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम। ये क्या निकाल रही है, प्रोस्टेट ग्लैंड निकाल रही है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड निकालेगी तो वो ब्लड में ही रिलीज होगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। अब इस पे जाके ये जब मिल जाएगा, ठीक है, ये किससे मिल जाएगा, 5 अल्फा रिडक्टेज जो एंजाइम है वो टेस्टोस्टेरोन से जाके क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो क्या बनाएगा, जब 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम कन्वर्ट टेस्टोस्टेरोन इसके साथ जब मिल जाएगा तो क्या बनाएगा, DTH। DTH क्या है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ठीक है। क्या बनाएगा, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। किससे मिलकर बना रहा है, ये ब्लड में जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा था वो, प्लस हमारे जो प्रोस्टेट ग्लैंड थी वो क्या निकाल रही है, 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम्स निकाल रही है, जिसका कॉम्बिनेशन से DTH बन रहा है। अब DTH की एक खास बात है, ये क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन से 1000 गुना ज़्यादा ग्रोथ करवाता है। टेस्टोस्टेरोन तो ग्रोथ करवाता है नॉर्मल, उसके 1000 गुना ज़्यादा
जो ग्रोथ है वो कौन करवाता है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये इसका क्या है, काम है एक तरीके से। तो ये क्या करता है, डीटीएच किसके साथ बाइंड हो जाता है, एंड्रोजन रिसेप्टर के साथ। जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर था, ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड है। अब इसके सेल्स के ऊपर क्या था, एंड्रोजन रिसेप्टर था। ठीक है, सेल्स के ऊपर क्या था, एंड्रोजन रिसेप्टर। अब ब्लड में हमारा क्या बना हुआ था, डीटीएच। डीटीएच कैसे मिला हुआ है, ये और टेस्टोस्टेरोन प्लस 5 अल्फा रिडक्टेज। ठीक, ब्लड में हमारा क्या था, टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई था। क्यों, क्योंकि वो अब स्पर्म फॉर्मेशन में नहीं लग रहा था और प्रोस्टेट ग्लैंड ने क्या छोड़ दिया, 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम। तो ये दोनों मिलके ब्लड में क्या हो गया, ठीक है। तो ब्लड में हमारा क्या था, टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा था। अब प्रोस्टेट ग्लैंड ने क्या छोड़ दिया, 5 अल्फा रिडक्टेज। तो इन दोनों को मिलने से क्या बना, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन क्या करता है, 1000 गुना ग्रोथ करवाता है। अब जो डाईहाइड्रोटेस्टेरोन था वो किससे जाके मिल गया, जो प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर एंड्रोजन रिसेप्टर्स थे, ब्लड से जाके इन पे मिल गया। अब ये क्या करेगा भाई, जब इससे टेस्टोस्टेरोन मिल रहा था तो वो क्या करवा रहा था, प्रोस्टेट ग्लैंड की सेल्स की ग्रोथ करवा था। अब ये भी ग्रोथ करवाएगा, ये क्या है, डीएचटी। ठीक है, ये भी ग्रोथ करवाएगा, लेकिन कैसी ग्रोथ करवाएगा, एबनॉर्मल। इसमें क्या होगा, एबनॉर्मल। ये यहाँ से पूरे में ग्रोथ करवाएगा, इसकी साइज, सेल्स की साइज भी बढ़ाएगा, है ना, नंबर्स भी बढ़ाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, 1000 गुना ग्रोथ करवा रहा है। ठीक, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, कॉज हाइपरट्रॉपी एंड हाइपरप्लेजिया, जिसके कारण क्या हो जाएगा, हाइपरट्रॉपी और हाइपरप्लेजिया। क्लियर हुआ थोड़ा सा। अब मैं शॉर्ट में थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ कि जो हमारी टेस्टिस थी, जो हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था, वहाँ से क्या निकलता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। समझ में आया। जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकला वो कहाँ गया, प्रोस्टेट ग्लैंड के पास। ठीक, प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर क्या होती हैं, एंड्रोजन रिसेप्टर प्रोटीन होती हैं, जिनसे मिलके जो प्रोस्टेट ग्लैंड की सेल्स हैं उनकी ग्रोथ होती है। समझ में आया। अब ग्रोथ हो गई प्रोस्टेट ग्लैंड की, कब तक हो रही है, 18 से 21 साल तक ग्रोथ हो रही है, नॉर्मली ग्रोथ हो रही है। अब उसके बाद क्या आ जाती है, 21 साल के बाद रिप्रोडक्टिव एज हो जाती है, जिसमें कि जो मैन है वो 15 से 45 साल तक क्या करता है, स्पर्म्स का फॉर्मेशन करता है। स्पर्म्स का फॉर्मेशन कौन हेल्प कराता है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो हेल्प कराता है। अब जो प्रोस्टेट ग्लैंड की ग्रोथ हो रही थी वो तो ग्रोथ हो गई 21 साल तक। अब उसके बाद जहाँ भी टेस्टोस्टेरोन का काम था वो किस में चला गया, स्पर्म्स फॉर्मेशन में। ठीक, तो 15 से 45 साल तक उसका जो काम था वो क्या था, स्पर्म्स को बनाने का काम था। लेकिन 45 साल के बाद भी स्पर्म्स की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, तो स्पर्म्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब टेस्टोस्टेरोन का क्या करें, टेस्टोस्टेरोन तो उतना ही बन रहा है, बस खर्च ही तो नहीं हो रहा ना। मान लो तुम्हारे जेब में रोज पैसे आ रहे हैं, रोज पैसे आ रहे हैं, पहले तुम उसको खर्च कर लेते थे, लेकिन अब तुम खर्च नहीं कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे ना। तो टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, जब ज़्यादा हो गया ओल्ड एज में, तो वो कहाँ चला जाएगा, ब्लड में। अब ब्लड में उसका लेवल तो हो गया ज़्यादा। ठीक, अब उसमें ब्लड में लेवल होने के बाद ज़्यादा, तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या निकालती है, 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम निकालती है जब वो ओल्ड एज में पहुंच जाता है। जब कोई इंसान 45-50 के बाद पहुंच जाता है तो उसकी जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो क्या निकाल रही है, 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम निकाल रही है। ठीक है, अब ये एंजाइम क्या करेगा, ये टेस्टोस्टेरोन के साथ मिल जाएगा। ब्लड में हमारा टेस्टोस्टेरोन था, प्रोस्टेट ग्लैंड ने क्या निकाला, 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम निकाला। अब ये दोनों मिलने के बाद क्या बनाएंगे, डीटीएच, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। अब जब टेस्टोस्टेरोन था वो नॉर्मल ग्रोथ कराता था, लेकिन ये जो डाईहाइड्रोटेस्टेरोन है ये 1000 गुना ग्रोथ करवाता है। अब ये जो डीटीएच है ये कहाँ जाके चला जाता है, एंड्रोजन रिसेप्टर पे चला जाता है। एंड्रोजन रिसेप्टर कहाँ पाए जा रहे थे, हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड में, जो कि क्या करवा रहे थे, ग्रोथ करवा रहे थे टेस्टोस्टेरोन के साथ मिलके। अब ये जो डीटीएच है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो है, डीएचटी जो है,
ये कहाँ मिल जाएगा, एंड्रोजन रिसेप्टर के साथ मिलके ग्रोथ करवाएगा। कैसी, एबनॉर्मली, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स। अगर ये सब कंडीशन हमें देखने को मिलती है, मान लो प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ी हो जाती है जिसकी वजह से जो यूरेथ्रा है उसका जो ल्यूमन है वो शॉर्ट हो जाता है, अब हमें साइन एंड सिम्टम्स कैसे पता चलेगी। तो जो हमारे अर्ली साइन है जो हमें तुरंत दिखेगा वो क्या दिखेगा, डिमिनिश्ड साइज एंड फोर्स ऑफ यूरिनरी स्ट्रीम। जो यूरिनरी धार है, जो यूरिन की धार निकलती है, ठीक है, उसका साइज, एक तो साइज डिमिनिश माने होता है छोटा या कम हो जाना, साइज कम हो जाएगा, प्लस फोर्स, जो धार बना के निकालते थे, फोर्स लगाते थे, वो कम हो जाएगा, प्लस उसका साइज भी कम हो जाएगा। किसका, यूरिनरी स्ट्रीम, स्ट्रीम माने जो धार निकलती थी, उसका यूरिन फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और फोर्स भी उसका कम हो जाएगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, ये हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड है। अब इसमें क्या हो गया, एबनॉर्मल ग्रोथ हो गई, ठीक है, तो ये जो ल्यूमन है वो क्या हो गया, छोटा हो गया हमारा। ल्यूमन छोटा होने की वजह से जो यूरिनरी स्ट्रीम है, जो यूरिन की धार है, वो क्या हो गई, उसका साइज भी कम हो गया, फोर्स भी कम हो गया। जो पहले लड़के रेस लगाते थे कि हमारी धार वहां तक पहुंचेगी, उसकी क्या हो गई, धार कमजोर हो गई। किसकी वजह से, बीपीएच की वजह से। ठीक, अब क्या होगा, इसमें हमारा 400 ml ब्लड था, ठीक है, मान लो, सॉरी यूरिन था, ठीक, अब उसने थोड़ा सा मान लो 150 ml उसने वॉइड कर लिया, मतलब यूरिन निकल गया, लेकिन अभी भी ये पूरा खाली नहीं है ना, अभी भी इसमें बाकी है। तो इनकम्प्लीट एम्प्टिंग ऑफ ब्लैडर, मतलब पूरी तरीके से ब्लैडर का खाली नहीं हुआ। अब जब पूरी तरीके से ब्लैडर, हमारा जो पेशाब की थैली है वो खाली नहीं होगी, तो हमारे ब्रेन को क्या पहुंचेगा, स्टिमुलस पहुंचेगा कि भाई बार बार पेशाब लगेगा। तो वही सेम है अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी, बार बार ऐसा लगेगा कि तेज पेशाब आ रहा है और बार बार लगेगा। किसकी वजह से, क्योंकि अभी जो हमारा ब्लैडर है वो खाली नहीं हुआ है। अर्ज इनकॉन्टिनेंस, अर्ज माने होता है बिल्कुल तीव्र, हमें लग रही है, बहुत तेज लग रही है, लेकिन हम निकाल नहीं पा रहे, ठीक है, जो यूरिन है वो हम पास नहीं कर पा रहे, तो उसमें क्या होगा, यूरिन लीक आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग नीड टू यूरिनेट। मतलब जो हमारी अर्ज है, हमारी जो वो है कि हमें बिल्कुल करना है लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, अर्ज इनकॉन्टिनेंस। नेक्स्ट आ जाते हैं ओलिगोरिया, ठीक है, ओलिगोरिया मतलब यूरिन जो आउटपुट है वो कम हो रहा है। भाई जब वो यूरिन पास ही नहीं कर पा रहा तो यूरिन आउटपुट तो ऑलरेडी उसका कम होगा, ठीक। नॉक्चूरिया, नॉक्चूरिया का क्या मतलब है, रात को पेशाब ज़्यादा लगना। अब रात को पेशाब ज़्यादा क्यों लगता है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, रात को जो इसकी मसल्स हैं, ठीक है, यूरेथ्रा की जो मसल्स हैं वो कैसी हो जाती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं रात के समय पे, तो उसको यूरिन ज़्यादा लगता है। हेजिस्टेंसी का मतलब है कि हम हेजिटेट कर रहे हैं, किसी चीज़ को कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो वो कर क्यों नहीं पा रहे हैं, पहले से ही हेजिटेशन बन गई उसके दिमाग में कि मैं यूरिन करने जाऊंगा, मेरे दर्द होगा, निकलेगा नहीं, ठीक है, तो वो हेजिटेट करता है कि मैं जाऊं ही नहीं पहले ही, ठीक। तो ये हो गया। नेक्स्ट है लेट साइन, पोस्ट वॉइडिंग ड्रिबलिंग फ्रॉम ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। इसका क्या मतलब है, जब ये ब्लैडर पूरा भर जाता है, इसकी कैपेसिटी है, मान लो इसकी 1000 ml की कैपेसिटी है, ठीक है, 1000, इसमें भाई यूरिन तो उतना ही बनेगा ना, चाहे तुम निकालो चाहे मत निकालो, यूरिन तो उतना ही बनेगा। तो ये फिल हो चुका है पूरा 1000 ml। अब उसको क्या होगी, अर्ज होगी बिल्कुल भाई, पर लेकिन क्या हो रहा है, ड्रिबलिंग हो रही है, सिर्फ क्या होगा, यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप निकल रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं पोस्ट वॉइड ड्रिबलिंग फ्रॉम ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। ओवरफ्लो की वजह से जो बूंद बूंद आ रही हैं, ठीक, उसको हम बोल रहे हैं। तो ये सारे हमें क्या दिखेंगे, साइन एंड सिम्टम्स दिखेंगे जब बीपीएच की कंडीशन होगी, तो हम उससे आइडिया लगा सकते हैं। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। ये कंडीशन हो गई हमारी, मान लो जो हमारा नॉर्मल प्रोस्टेट था वो ऐसे दिख रहा है, और जो एनलार्ज प्रोस्टेट है वो हमारा इस तरीके से दिख रहा है। तो अब हम इसको डायग्नोस कैसे करेंगे, पता कैसे करवाएंगे, तो सबसे पहले तो हम उससे हिस्ट्री लेंगे या फिर फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू। हिस्ट्री में वो हमें बताएगा कि हाँ भाई मेरे
पेन होता है, मुझे अर्जेंसी लगती है, फ्रीक्वेंसी बार बार मतलब पेशाब लगती है, बहुत यूरिन आउटपुट होता है, तो ये सारी चीज़ वो अपनी हिस्ट्री में बताएगा। सेकंड, यूरिन एनालिसिस। हम यूरिन का जो एनालिसिस है पूरा चेक करेंगे, उसमें डिसयूरिया है नहीं है, सॉरी पायूरिया है या नहीं, पस सेल्स तो नहीं है, इन्फेक्शन है, सारी चीज़ उसमें आ जाएगी। एक्सरे KUB, हम किडनी, यूरेटर और ब्लैडर का क्या करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे में क्या होगा, हमें बटरफ्लाई शेप मिलेगी। क्यों बटरफ्लाई शेप क्यों मिलेगी, ये दोनों क्या है, सूजे हुए हैं, स्वेलिंग आई हुई है, ठीक है, तो ये कैसा लग रहा है, बटरफ्लाई शेप में लग रहा है। इसीलिए जब हम KUB का एक्सरे कराएंगे तो हमें कैसी शेप मिलेगी, बटरफ्लाई ब्लैक शेप की मिलेगी। इनएबिलिटी इन कैथराइजेशन, हम कैथेटर नहीं लगा पाएंगे। क्यों, क्योंकि उसका जो यूरेथर का ये लूमन है वो शॉर्ट हो गया है, इसलिए हम कैथराइजेशन नहीं कर पाएंगे। DRE, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। आपका वो डिजिटल ये नहीं कि डिजिटली हम देख के चेक करेंगे, डिजिटल का मतलब होता है हमारी ये उंगलियां, डिजिट्स, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को लिटा के उसके रेक्टम साइड में उंगली से चेक करते हैं बाय साइडलाइन पोजीशन। उसको साइडलाइन पोजीशन देने के बाद हमारी जो फिंगर्स हैं, डिजिट्स हैं, उनसे चेक करेंगे। PSA टेस्ट, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट। ये क्या होती है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये जो हमारी ग्लैंड है, ये एक तरीके के सारी जो ग्लैंड है सब सेल्स से मिलकर बनी है। सेल्स अपना कोई ना कोई स्पेसिफिक एंटीजन रिलीज करती हैं, ठीक है, तो ये सेल्स रिलीज करेगी, ठीक, किस में, ब्लड में। तो ब्लड में जब तो नॉर्मल था, लेकिन अब क्या हो गया है, अब इसका जो साइज है वो बढ़ गया है, तो इसकी जो एंटीजन है वो भी क्या हो जाएगा, अब ज़्यादा निकलेगा, ठीक है। तो उससे भी हमें पता चल जाएगा कि भाई पहले तो नॉर्मल ग्रोथ थी, तो पहले कम था, जो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन है वो पहले कम था लेकिन अब ज़्यादा निकल रहा है। तो इस टेस्ट से हम पता कर सकते हैं कि हाँ भाई BPH की कंडीशन है। नेक्स्ट, अगर मान लो ये कंडीशन हो जाती है, ठीक है, हमें कॉजेज़ भी हमने पढ़ लिए, साइन एंड सिम्टम्स भी पढ़ लिए, अब हम इसका मेडिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे, ठीक, हम दवा क्या ले सकते हैं। तो हम मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले लेंगे अल्फा ब्लॉकर। अल्फा ब्लॉकर क्यों ले रहे हैं, ये जो अल्फा ब्लॉकर है ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड की जो मसल्स हैं उनको क्या कर देता है, रिलैक्स कर देता है। ये हमारा क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, ये हमारी क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये क्या कर देता है, यहाँ की जो मसल्स हैं उनको क्या कर देगा, स्मूथ कर देगा, जिससे कि जो यूरिन है वो आसानी से पास हो सके, ठीक। तो इसमें जो हमारी टैबलेट है वो है टैमसुलोसिन। ये क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस। इसको हम लेके आराम से मतलब स्मूथ मसल्स को क्या कर देता है, स्मूथ कर सकता है, जिससे कि यूरिन आसानी से पास हो जाए। बाकी सारी सेम ऐसी हैं, अल्फाजोसिन, डॉक्साजोसिन, स्लाइडोसिन, ये सब क्या है, अल्फा ब्लॉकर्स के हैं, ठीक। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, क्या है हमारे 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम इनहिबिटर। अभी हमने देखा था कि जो 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम था वो कहाँ से निकल रहा था, प्रोस्टेट ग्लैंड से, ठीक है। कब, ओल्ड एज में। अगर वो ही नहीं निकलेगा, ठीक है, मान लो अगर ये था, ब्लड में हमारे क्या था, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन था, ठीक, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हमारे ब्लड में ज़्यादा मात्रा में था क्योंकि उसका यूज़ नहीं हो पा रहा था। अब जब तो ओल्ड एज में जो प्रोस्टेट ग्लैंड थी वो क्या निकाल रही थी, 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम, ठीक है। इसके मिलने से ही तो DTH बन रहा था, DHT, डाईहाइड्रोटेस्टोरेन, इसके मिलने से ही तो बन रहा था। पर अगर जब हमारा ये 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम ही नहीं बनेगा, इनहिबिट हो जाएगा, तो फिर तो नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन रहेगा और ना ही DTH बनेगा, तो हमारी BPH की कंडीशन भी नहीं होगी। तो हम कौन सी टैबलेट ले सकते हैं, फिनोस्ट्राइड, डेटोस्ट्राइड, ये हमारी टैबलेट्स ले सकते हैं, ठीक, ये जो है, ठीक है। ये हमारा क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट, इसमें हम ये मेडिसिन ले सकते हैं। पर इसमें भी कंडीशन ये होती है, अगर मान लो ये ठीक नहीं होती है तो हम किस पे जाएंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट में, ठीक है। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में हमारा क्या आता है, फर्स्ट आता है TURP। TURP क्या है,
ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। इसमें क्या होता है, जो प्रोस्टेट है उसका जो प्रोस्टेट ग्लैंड वाला जो एरिया है जो एनलार्ज हो गया है, उसको हम क्या कर रहे हैं, रिसेक्शन कर रहे हैं। इनको काट काट के क्या कर रहे हैं, पीसेस में अलग कर रहे हैं। ठीक है, कैसे, यूरेथ्रा के जहाज से पाइप डालकर या फिर सिस्टोस्कोपी या रेक्टोस्कोप डालकर उस वाले प्रोस्टेट टिश्यू को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसीजर का क्या ही नाम है, ट्रांसयूरेथ्रल। यूरेथ्रा के थ्रू हम क्या डाल रहे हैं, पाइप डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं, रिसेक्शन, उसका रिसेक्शन करने के लिए, किसका, प्रोस्टेट का। ठीक है, तो क्या है, TURP इज अ सर्जरी, एक तरह की क्या है, सर्जरी है, यूज टू ट्रीट यूरिनरी प्रॉब्लम। किस लिए यूज कर रहे हैं, कि जो यूरिनरी प्रॉब्लम है, यूरिन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको ट्रीट कर सके, सही कर सके। दैट आर कॉज्ड बाय एनलार्ज प्रोस्टेट, जो किसके कारण आ रही है, जो प्रोस्टेट है वो एनलार्ज हो गई है। ठीक, एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेक्टोस्कोप, जो रेक्टोस्कोप है, ये जो आपको इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है इसको क्या बोल रहा है, रेक्टोस्कोप। रेक्टोस्कोप क्यों बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, रेक्टोस्कोप। इज इंसर्टेड थ्रू द टिप ऑफ योर पेनिस, जो पेनिस का टिप है वहाँ से उसको इंसर्ट कर रहे हैं, उसको डाल रहे हैं, एंड इनटू द ट्यूब, उस ट्यूब में डाल रहे हैं, दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, जिसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं। ठीक है, अब ये पाइप क्या है, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से हम क्या डाल रहे हैं, रेक्टोस्कोप को डाल रहे हैं। ये क्या कर रहा है, इसके प्रोस्टेट ग्लैंड को क्या कर रहा है, रिसेक्शन कर रहा है, काट रहा है पीसेस को, जो एक्स्ट्रा एनलार्ज है उसको कट कर रहा है। ठीक, तो ये एक तरीके की सर्जरी होती है। सेकंड है हमारी प्रोस्टेक्टोमी, मतलब जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसको ही काट के अलग करना, रिमूवल ऑफ प्रोस्टेट, प्रोस्टेट को निकाल कर अलग करना। ठीक, तो देखिए ये है हमारी नॉर्मल प्रोस्टेट। ठीक, फिर उसके बाद हमारी क्या है, ये एनलार्ज हो गई है, जिसमें कि ये हो गई बड़ी, इसके साइज बढ़ गए, नंबर्स बढ़ गए सेल्स के। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हो गई है, एनलार्ज हो गई है। अब आफ्टर द प्रोसीजर ये क्या कर दी है, छोटी कर दी है, या फिर इसको हम पूरी को हटा देंगे, प्रोस्टेक्टोमी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, दो सर्जिकल मैनेजमेंट है। एक तो आप TURP, ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट कर सकते हैं हम, और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, प्रोस्टेक्टोमी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल के बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो मेरे हैंडल्स हैं, जैसे कि आप और जगह से भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम से, फेसबुक पेज से, यूट्यूब शॉर्ट से मुझे फॉलो करें। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।